भूख से पले बच्चे हैं हम, एक दिन सब कुछ खाएंगे। अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर आएंगे। हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे के आप लोग आ गए अब बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में। और जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो जर्नी थी उसको हम लोग खत्म करके हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में आ गए। ठीक है, अब जितना हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े थे उसके बाद हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि सर सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और फिर हमको उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमको सिलेबस जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में मेनली हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जूलॉजी बॉटनी, मेनली आज की अभी की क्लास हम लोग जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि जूलॉजी में अगर हैं आप, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी है आपकी, तो आपका कौन कौन सा सिलेबस है जो कि आपके एनईपी के रिकॉर्डिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से सिलेबस अपने टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले समय में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेन टॉपिक को हम लोग हाईलाइट भी करते चलेंगे और देखते चलेंगे कौन कौन से अपने यहाँ पे टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कोर्स कोड की बात कर लेते हैं, ZW103F। ये मेनली कोड पे आप मत जाइए, आपका यूनिवर्सिटी में एनईपी का सिलेबस है तो ये हर जगह यही सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अपने कोर्स टाइटल पे जहां जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। सर बायोकेमिस्ट्री दी हुई है, यानी कि अभी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग केवल मेनली जूलॉजी पढ़ के आए हैं, है ना, मेनली जूलॉजी पढ़ के आए हैं। कुछ लोग बायोडाइवर्सिटी, फिर आप फाइलम, ये सब पढ़ के आए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि बायो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। बायो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग क्लास जब 12th में थे वहां पे बायो मॉलिक्यूल्स वाला पोर्शन था आपका। लेकिन यहाँ पे आपको अलग से पेपर पढ़ने को मिल रहा है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम है सर इसका? बायोकेमिस्ट्री है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग फिजियोलॉजी भी पढ़ने को आ जाएंगे। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होता है जो कि हर बार इंपॉर्टेंट साबित करता है। सेमेस्टर ही नहीं बल्कि आगे सेमेस्टर के बाद इन द सेंस आप कल की डेट में सीयूटी पीजी का एग्जाम देने जाओ, है ना, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएससी का एंट्रेंस देने जाओ, इवन आप गेट की एग्जाम देने जाओ, आईआईटी जेम की एग्जाम देने जाओ, सीएसआईआर नेट की एग्जाम देने जाओ, या इवन टीजीटी पीजीटी के लिए भी अपेयर होते हो, तो हर जगह यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो इस बार का अपना ये स्ट्रेटजी रहेगा सर कि अपना सेमेस्टर तो काम चले ही चले, साथ ही साथ सेमेस्टर काम चले मतलब हम लोग टॉप करें ही करें, साथ ही साथ कल की डेट में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी कोई भी एंट्रेंस का कोई भी वनडे एग्जाम का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां से फिर हमको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। अभी जो हम लोग पढ़ लिए हैं यहीं से सारा चीज अपनी नोट्स को प्रिपेयर करते हुए, टॉपिक को क्लियर करते हुए, हर बातों को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो हम लोग को ऐसा पढ़ना है सर कि हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाएं कि कल जब हम एमएससी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, आईआईटी जैम का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, गेट का एग्जाम एंट्रेंस देने जा रहे हैं, इवन सीएसआईआर नेट की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पे यहां से अपनी जो नोट्स प्रिपेयर हुई है हमारे थ्रू, आपके थ्रू, वही काम आने वाली है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में देखते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस क्या है, सिलेबस को बात कर लें कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला यूनिट देख लीजिए, यहाँ पे हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिए और फिर हम इसको आगे फिर बात करते हैं। पहला यूनिट है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम पहले ही बोले हैं कि हम लोग क्लास जब 12th में थे वहां पे बायोमॉलिक्यूल्स करके एक चैप्टर दिया था, आई थिंक 11th या 12th चैप्टर होगा। वहां पे आपको देखने को मिला था क्या चीज? बायोमॉलिक्यूल्स। क्या देखने को मिला था सर? बायोमॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिले थे क्लास 11th में। इसमें से पहला हमको क्या पढ़ना है सर? स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे कि सर कार्बोहाइड्रेट हमको आलू से मिलता है ना, फला सब्सटेंस से मिलता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि आपके सेमेस्टर में, साथ ही साथ आपके अलग अदर एग्जाम जो भी अभी हम नाम बताए हैं सभी एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको मोनोसैकेराइड पढ़ने होंगे, डाइसैकेराइड पढ़ने होंगे, पॉलीसैकेराइड
पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने होंगे, ठीक है, ग्लाइको कोगुलेट्स पढ़ने होंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनका इंपॉर्टेंस, क्या क्या ऑर्गेनिज्म में ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, इस तमाम सारे बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पे देख लेंगे कि हिंदी के लिए सर बोलते हैं सर हिंदी में आप कंटेंट, यानी कि हम लोग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पे देख लेंगे कि अपने टॉपिक में, अपने सिलेबस में पहला यूनिट से जो पहला जो टॉपिक है उसमें से कौन कौन से पोर्शन को पढ़ने वाले हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं सर कार्बोहाइड्रेट जैसे ही खत्म करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लिपिड्स के बारे में। किसके बारे में सर? लिपिड्स के बारे में देखेंगे, जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं, यानी कि जो फैट होता है वो जब ब्रेक डाउन होता है तो कहीं ना कहीं लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके कहां कहां इंपॉर्टेंस होते हैं, ये तमाम सारे बातों को हम लोग यहां से देखने वाले हैं। और यकीन मानिए यहां से अच्छे से खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ठीक है, आपका यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, स्टेरॉइड्स है, तमाम सारे बातें यहाँ से हमको देखने को मिल जाएंगे। फिर इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी कि वर्गीकरण की बात करें, कितने कितने इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कितने क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, जिससे हमको स्टडी करने में और आसानी हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग इसका जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अमीनो एसिड की जनरल स्टडी की बात करेंगे, फिर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं जो कि हम अपने फूड से लेते हैं, है ना, और कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में ही प्रिपेयर हो जाते हैं, कितने 12 की 13 कितने नंबर्स के अमीनो एसिड होते हैं, ये हम लोग बेसिक क्लास 11th में पढ़े हुए थे। अब उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ब्रॉड वे में हम लोग यहाँ पे हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं सर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन या इन प्रोटीन। सर जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, लिपिड्स पढ़ लिए, अमीनो एसिड पढ़ लिए, फिर हम लोग देखेंगे सर सर जो अमीनो एसिड में जो प्रोटीन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे, है ना, उनके ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या क्या है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इनके जो प्रोटीन है उनके सिंपल और कोगुलेट्स जो कोगुलेट्स प्रोटीन्स हैं उनके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि ये जो पहला यूनिट है आपका बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री से अच्छे खासे वेटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको बार बार मैं बता रहा हूं, आप इसको गार्ड बांध के अपने कहीं भी इसको नोट करके रख लीजिए कि कोई भी एग्जाम देने जाओ बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन ना पूछे, 4 से 5 क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता आपके पेपर में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सर यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 की बात कर लें। यूनिट नंबर 2 में क्या है सर, आपका एंजाइम के बारे में दिया हुआ। उधर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देख रहे थे, लिपिड के बारे में देख रहे थे, अमीनो एसिड के बारे में देख रहे थे। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम के बारे में देखेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, कहां से सिक्रीशन होता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे। जिसमें से पहला है आपका नोमेनक्लेचर। अलग अलग जो एंजाइम है हमारे बॉडी में या फिर जो सिक्रीट हो रहे हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, उनको नामकरण कैसे किया जा रहा है, तो नोमेनक्लेचर हम लोग बात कर लेंगे। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम का क्लासिफिकेशन की बात करें कि डिफरेंट जो एंजाइम है उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, जिसमें कोफैक्टर, स्पेसिफिक ऑफ एंजाइम एक्शन, ये तमाम सारे बातें हमको यहाँ पे पढ़ने को देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे सर एंजाइम में ही आइसो एंजाइम की बात करेंगे। फिर मैकेनिज्म, इनकी मैकेनिज्म क्या क्या है उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यकीन मान के चलिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ जाएगा। फिर बायोकेमिस्ट्री जितना मजा आएगा और उतना ही मजा आपको फिजियोलॉजी पढ़ने में भी मजा आएगा। अभी देखेंगे फिजियोलॉजी में कौन कौन से चुनिंदा टॉपिक रखे गए हैं, इंटरेस्टेड टॉपिक रखे गए हैं। फिर आगे बात करें सर एंजाइम काइनेटिक्स। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको आती है, देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी भी डीप केमिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी, आप उसको काम चला लेंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर फैक्टर्स की बात करें, फिर कैटालिस्ट रिएक्शंस की बात करेंगे, फिर डेरिवेशन की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपका हर बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, किसी मोड में आपका एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है हर बार, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से मजे में इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ केएम है ना, वी मैक्स है, तो ये सब बारे में एंजाइम इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, ये तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे देखने वाले होंगे। फिर बात कर लेते हैं एरोस्टैटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन कौन कौन से होते हैं, कहां से ये एंजाइम एक्शन को रेगुलेट किया जाता है,
ये तमाम सारे बातों को हम लोग देखने वाले होंगे और यूनिट नंबर सेकंड में हम ये तमाम सारे बातों को देखने वाले होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं सर यूनिट नंबर थर्ड पे अपने क्या क्या है। टोटल 7 से 8 यूनिट हैं और 7 से 8 यूनिट में मान के चलिए कि आप जब पढ़ोगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। आगे बात कर ले सर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड का हम स्ट्रक्चर पढ़े थे, इंपॉर्टेंस पढ़े थे, उनका क्या क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनके बारे में हम लोग यूनिट नंबर थर्ड में देखने वाले होंगे कि इनमें कौन कौन से मेटाबॉलिज्म, जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस की बात कर लें, याद कर लो क्लास 11 ग्लाइकोलिसिस पढ़े थे। फिर आप सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़े थे, है ना, ग्लाइको जेनेसिस पढ़े थे, फॉस्फेट पेंटोस पाथवे पढ़े थे, है ना, क्रेब साइकिल पढ़े थे। ये सोच के देखो 11th में आपको टीचर कितना बताया होगा, बाबू ये पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब हम भी बताते हैं आपको, बाबू यहाँ से आप पढ़ लीजिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर चीज वही चीज रहता है, बस थोड़ा सा उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा और डीपली आपको देखने को मिल जाएगा, हल्का सा 11th से। ठीक है, आगे बात कर लें सर लिपिड की बायोसिंथेसाइज कहाँ से होती है, कीटो ग्लूटेरिक एसिड कैसे बनता है, तो तमाम सारे बातें हम लोग यूनिट नंबर थर्ड में देखने वाले होंगे। अब कुछ लोग बच्चे सोच रहे होंगे सर कि ये सारा चीज हमको मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया, टारगेट गुरुकुल की टीम लेकर आ गई है अपनी बैच। ठीक है, सेमेस्टर की टेंशन को कहो बाय बाय और टारगेट सेमेस्टर को कहो हाय। जिस तरह आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जितना प्यार और सपोर्ट प्रोवाइड किए थे, उसी तरह सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका ये हमको देखने को मिलेगा, इतनी हमको उम्मीद है। ठीक है, और हमारे साइड से भी आपको भर भर के जितना भी कंटेंट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दिए थे, है ना, कुछ लोग का इतना कहना था सर हम 2-3 दिन पहले पढ़ के 1 शॉट देख के 40+ क्वेश्चन करेक्ट कर चुके थे। तो 2 दिन पहले सपोज करो कि आप 30-40% प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर ले रहे हो, तो अगर सपोज करो मेरे साथ 2 से 3 महीना 4 महीना पढ़ लोगे तो फिर आपका 48-50 इससे कोई रोक नहीं सकता। क्यों सर? चलो इसमें हम देखते हैं सर, इसमें हमको क्या क्या मिलने वाला है सर। 100% सिलेबस कवर मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 1-2 टॉपिक स्किप भी हुआ था, लेकिन उस समय क्या था सर, स्किप नहीं कहेंगे, अंत तक जाते जाते हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। उसमें क्या था सर, आपका एग्जाम बहुत शॉर्ट हो गया था, मतलब 2 महीने में आपका एग्जाम करा दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को टाइम पर्याप्त मिलेगा, यानी कि 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। मई जून में आपका एग्जाम होगा, तब तक के लिए हम लोग सिलेबस कंप्लीट भी कर लिए रहेंगे और 2-3 बार रिवाइज भी कर लिए रहेंगे, इतनी आप उम्मीद रख सकते हैं सर। इसमें मेंटरशिप भी आराम से मिलेगा आपको, डीपीपी मिलेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी में अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होते हैं तो वो भी आपको वहां पे पेपर मिलेगा, जिससे आप वहां से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो सर। 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा कि सपोज करो आपको किसी भी टॉपिक पे छोटा सा भी डाउट है तो आप पर्सनली किसी भी अपने मेंटर से, चाहे हमसे, फिर केमिस्ट्री से, फिजिक्स में, किसी में अगर डाउट है, मैथ्स में डाउट है, तो आप तुरंत अपने मेंटर से पूछ सकते हो, सर हमको ये टॉपिक में फला ढिमकाना इसमें डाउट था। सर इसमें आप क्या कर सकते हो सर, कोर्स की प्राइस की बात करें तो अभी आपके लिए 15 जनवरी तक, क्यों सर, 15 जनवरी तक 599 तक का आपका प्राइस है। लेकिन ये 15 जनवरी के बाद अगर परचेस करने के आओगे तो आपका ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा 999 पे आ जाएगा। तो 999 पैसा देने से, ज्यादा पैसा देने से, 400-500 और एक्स्ट्रा पैसा देने से कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आप 15 जनवरी से पहले, अभी भी आपके पास 6 से 7 दिन का समय है, तो आप क्या करेंगे, 599 में इसको एनरोल कर लोगे। जब एनरोल करने का आओगे सर, कहां से एनरोल करोगे, जाओगे सर प्ले स्टोर पे, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करोगे आराम से, वहां पे अपने सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आना, ठीक है, बीएससी में आना, आपको ये बैच मिल जाएगा। उसमें जैसे जब पेमेंट करने का होगा तो टारगेट कूपन कोड मांगेंगे सर वहां पे, तो कूपन कोड आप सेमेस्टर 10 लगा देना, यहाँ पे अच्छे से लिख दें आपके लिए, सेमेस्टर 10, है ना, सेमेस्टर 10 जब कूपन कोड लगाओगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा 599 पे। ठीक है, तो और आपका सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। तो ये चीज आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बता दो भैया। ठीक है, तो आपका कूपन कोड बता दें, जब पेमेंट करने जाना तो वहां पे बिना स्पेस से सेमेस्टर 10 क्या लगाओगे सर, सेमेस्टर 10 बिना स्पेस के आप ये जैसे ही कूपन कोड लगाओगे आपको इंस्टेंट 10% का 599 में डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसमें से अपनी फैकल्टी है, जैसे मैं रवि आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी तरह आपका मैथ का ज्योति मैम की तरफ से साइंस केमिस्ट्री का, ठीक है, फिजिक्स का, फिर मैथ्स का, ये तमाम सारे फैकल्टी अपने हैं।
आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको सारा सब्जेक्ट यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एनरोल कर लीजिए अपने, तुरंत इसको अपने क्लास में आके हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ जाए सर, यूनिट नंबर 4 की बात कर ले। हम लोग यूनिट नंबर 3 तक की बात कर लिए थे कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 पे आ जाते हैं। यूनिट नंबर 4 पे आए तो यहाँ पे दिया है सर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन, अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिपिड का मेटाबॉलिज्म देख लिए थे, साथ ही साथ सर प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनका मेटाबॉलिक स्टेट्स क्या क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे होता है, इन बातों को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जिसमें से कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड की बात करेंगे, जिसमें से ट्रांसमिनेशन की बात करेंगे, है ना, यूरिया साइकिल की बात करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है ना। हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी, एमसीक्यू में भी, इंट्रेंस में भी, है ना, किसी भी वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फिर मैं बता दूं, अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी बात करें न्यूक्लियोटाइड्स और विटामिन, यहाँ से भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विटामिन का आप लोग नाम सुने होंगे। विटामिन ए हो गया, बी हो गया, विटामिन बी में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। हाँ, अभी हम उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि अब कुछ लोग सोचेंगे सर आप सिलेबस बताने आए, कंटेंट पढ़ाने लग गए, तो यहाँ से हम थोड़ा भाग जाते हैं। तो ये इसको ध्यान में रखिए, विटामिन भी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेटरी चेन क्या होता है ना, उसके बारे में भी देखेंगे। सर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन क्या होता है, इसका रेगुलेशन कहाँ से होता है। तो हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत ही सारे पोर्शन को हम लोग देखने वाले होंगे। और यकीन मानिए यहाँ से ऐसे आपके नोट्स बनेंगे, ऐसे आपके कंटेंट मिलेंगे बाइलैंग्वेज फॉर्म में कि आपको देख के, आपको पढ़ के दिल खुश हो जाएगा सर कि ये हमको पहले क्यों नहीं मिला, अभी क्यों मिल रहा है। ठीक है, हमको ये 12th में 11th में मिला रहता तो और अच्छा हम लोग किए रहते। कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप जाते हैं, हम लोग बायोकेमिस्ट्री को खत्म करते हुए हम लोग फिजियोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। और यहां से अपनी स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में आपका एकदम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है सर, डाइजेशन आता है और रेस्पिरेशन आता है, यानी कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र वाला जो पोर्शन था हम लोग जो क्लास 11th में पढ़े थे, वो चीज अब हम यहाँ पे ब्रॉड में पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर डाइजेशन की बात कर लें तो क्लास 11th में आपका अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़े होगे तो वहां पे डाइजेशन का पोर्शन होगा, लेकिन नए वाले एनसीईआरटी में आप लोग बुक देख रहे हो वहां पे डाइजेशन हटा दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म का भी डाइजेशन देखेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जैसे आपका स्टार फिश में कैसे रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन कैसे होता है, फिर मोलस्का में कैसे होता है, बर्ड्स में कैसे होते हैं, ह्यूमन मैमल्स में कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स में कैसे होते हैं, है ना, फिश में कैसे होते हैं, उनका सर्कुलेशन क्या होता है, ये सारा पोर्शन हम लोग इस बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग देखने वाले होंगे। जिसमें से आपको पहला स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। अलग अलग जो एसोसिएटेड ग्लैंड हैं और फिर आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, लेवलिंग कैसा होता है, इन सारे और स्ट्रक्चर कैसा, इन सारे बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सर इनकी मैकेनिकल एक्टिविटी क्या है, मैकेनिज्म क्या है। फिर इंटेस्टाइन में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है, कौन कौन यहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, गैस्टेशन कैसे कैसे स्टार्ट हो जा रहा है, कब ऑफ हो जा रहा है, ये तमाम सारे मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले होंगे। फिर आप बात करें सर हम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाएगा, सर लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाएगा, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे किए जाएंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे किए जाएंगे, सर मिनरल्स विटामिन हम लोग खा लिए बॉडी में, है ना, फूड के फॉर्म में, तो हम उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी कैसे करेगी, ये तमाम सारे बातों को हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले होंगे। फिर हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड लंग्स। अब देखो यहाँ से डाइजेशन खत्म, रेस्पिरेशन स्टार्ट। तो बात करें यहाँ पे रेस्पिरेशन में, सबसे पहले यहाँ पे इवोल्यूशन की बात करेंगे, हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो फिश में कैसा होता है, फिर रेप्टाइल्स में कैसे देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में कैसे देखने को मिलते हैं, फिर आपके बर्ड्स में कैसे दिखने मिलता है, और फिर आपको मैमल्स में कैसे दिखने मिलता है। तो सारे कॉम्परेटिव फॉर्म में आपको यहां से पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम बात कर ले सर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, है ना, फिर इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, है ना, रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, तमाम सारे बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे, जो कि बहुत मजा आएगा जब भी आप नोट्स बनाओगे, जब भी पढ़ोगे। बाइलैंग्वेज में मिलने वाला है भैया, ये चीज आप ध्यान देना। आगे बात कर लें यूनिट नंबर 6 की। यहाँ पे सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन की बात करेंगे, यानी कि ब्लड, ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन ही ब्लड नहीं, बाकी जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स हैं,
उनमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये तमाम सारी बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है सर कंपोनेंट एंड बायोकेमिस्ट्री, इसकी फंक्शन, ठीक है, कंपोनेंट्स एंड ब्लड्स एंड देयर फंक्शन, ब्लड और उसकी जो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इसका फंक्शन क्या है, तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे देखने वाले होंगे। फिर हीमियोस्टेटिस के बारे में देखेंगे कि सर की ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी में कैसे होती है, जब हमारी हाथ कट जाती है तो वहां पे ब्लड थक्का कैसे जम जाता है, ब्लड कैसे रुक जाता है, फ्लो होने बंद हो जाता है, ये तमाम सारे बातों को हमने यहाँ पे देखने वाले रहेंगे। साथ ही साथ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। आप लोगों को याद आ रहा होगा सर हम लोग ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, फिर ओ होता है। तो ये अलग अलग जो कैटेगरी बन गया है, अलग अलग जो ऑर्गन लेवल बन गया है, ये कैसे बना है, यहाँ पे कौन कौन से एंटीजन एंटीबॉडी आरबीसी पे प्रेजेंट है कि एब्सेंट, ये तमाम सारे बातों को देखेंगे। फिर यहां से ये भी देखेंगे कि कौन कौन पर्सन, कौन ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ये तमाम सारे बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे। फिर एक्सक्रीशन की बात कर लें कि मैमल का सर्कुलेशन में ही बात कर लें कि मैमल का हार्ट कैसा है, इनमें कार्डियक साइकिल कैसे चलता है, कार्डियक आउटपुट और रेगुलेशन कैसे होता है ना। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको ईसीजी के नाम से जाना जाता है, ये कैसे होता है। फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 है ना, डायस्टोल सिस्टोल। तो ये वाला हिस्सा भी हम लोग यहाँ से हम लोग देखने वाले होंगे कि कब डायस्टोल होता है, कब सिस्टोल होता है, कौन कौन से हार्ट का जो साउंड प्रोड्यूस होता है लब डब वाला वो कब होता है, ये तमाम सारे बातों को हमने यहाँ से कवर करेंगे, देखेंगे। फिर हम बात कर लें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, उसकी फंक्शन की, है ना, फंक्शनल यूनिट क्या है। फिर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस किस प्रोसेसेस के थ्रू होना पड़ता है यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए, ये तमाम सारे बातों को हम लोग देखने वाले हैं। फिर आ जाता है हम लोग यूनिट नंबर 7 में, जो कि है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि जो मैसेज हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं कि कब हमारे बॉडी में हार्मोन का सिक्रीशन करना है, कब हमारे बॉडी में कुत्ता, सामने कुत्ता देख लिए तो हम वहां से भग जाना है, कब शेर देख लिए तो वहां से हमको भग जाना है ना। बगल में खाना अच्छा बन रहा है तो मुंह में सलाइवा बनने लगता है, ये कब होना है, ये तमाम सारे बातों को कौन किस मैकेनिज्म से ये परफॉर्म होता है, ये तमाम सारे बातें हम देखेंगे। जिसमें से पहला दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, जिसको तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका कौन कौन से पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कौन कौन से जनरेट होते हैं। फिर ओरिजिन ऑफ इसका क्या क्या ओरिजिन था, है ना। फिर इसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो ये तमाम सारे बातें, नर्व्स फाइबर कौन कौन से होते हैं, तमाम सारे बातें हम लोग नर्वस सिस्टम से देखने वाले रहेंगे, है ना। फिर आगे हम लोग बात कर ले यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 8 है अपना मस्कुलर सिस्टम। ये देखो अलग से, ये अपने आप में ब्रॉड है, थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड है, लेकिन ब्रॉड भी नहीं कहेंगे, पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मसल्स की स्पेशली हम लोग मसल्स के बारे में देखने वाले होंगे कि मसल्स में कौन कौन से एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट इन्वॉल्व होता है जिससे यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स करता है ना। बिल्डिंग बॉडी कब हो जाता है, तो ये तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। जिसमें से पहला है हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल, जो अलग अलग टाइप्स के जो मसल्स हैं इनकी इवोल्यूशन कैसे कैसे हुई है, ये बातें हम लोग यहाँ से देखने वाले रहेंगे। जिसमें से अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स के बारे में देखेंगे कि ऐसे मसल जो हमारे स्केलेटन सिस्टम से जुड़े हुए हैं कौन कौन से होते हैं, जो मसल से जुड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, है ना। इन सब के बारे में डिफ्रेंशिएट भी देखेंगे और इनके बारे में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेगा, जैसे डार्क जोन, लाइट जोन, ए जोन, जेड जोन, ये तमाम सारे बातें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। फिर मॉलिक्यूलर्स एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल की कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो यहाँ पे कौन सा केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है, कौन कौन से मॉलिक्यूलर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो ये तमाम सारी बातें यहाँ से हम लोग देखने वाले होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल्स, जिसमें से माइक्रो यूनिट की बात करेंगे, है ना। तो ये सारे चीज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये चीज रहा आपका पूरा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का। फिर यहाँ बता दूं सर, ये आपका था बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जूलॉजी, है ना, जूलॉजी का आपका कंप्लीट सिलेबस। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू के पैटर्न में एग्जाम हो, डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम हो, हर फॉर्मेट के लिए आपका ये सिलेबस ही रहने वाला है, ठीक है।
तो ये आपका जूलॉजी है। फिर एक बार आपको ध्यान दिला दूं कि अगर आप अभी तक आप उस बैच से नहीं जुड़े हो, बैच आपकी कोर्स ऐप पे लाइव हो चुकी है, टारगेट गुरुकुल ऐप पे लाइव हो चुकी है, यहाँ से अपने आप को एनरोल कर लीजिए। 599 इसकी अभी की प्राइस है 15 जनवरी तक। कब तक है सर? सर यहाँ तक 15 जैन तक इसकी प्राइस है 599। 15 जनवरी के बाद ये प्राइस फिर हो जाएगा 999। तो कोई मतलब नहीं है हम 400-500 और एक्स्ट्रा फीस दें। और अभी आप ज्वाइन कर दोगे तो आप कूपन कोड यूज कर लेना सेमेस्टर 10, जिसका बिना स्पेस का, सेमेस्टर 10 बिना स्पेस का आप कूपन कोड यूज कर लेना, जिससे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये हमारी फैकल्टी है, रवि सर, हम जैसे कि हम खुद जूलॉजी बॉटनी यहाँ से हम आपको कवर कर देंगे। फिर केमिस्ट्री के लिए आपकी ज्योति मैम है, फिर आपके मैथ्स के लिए सर हैं, फिर फिजिक्स के लिए मैम है, मैथ्स के लिए भी ज्योति मैम है। तो ये चीज यहाँ से हम अपना कवर कर लेंगे, ठीक है, पहली बात। सर दूसरी बात ये कि ये चीज अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। सर यहाँ पे जूलॉजी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर। सिलेबस क्या क्या है आप आके देख लो, आपने एक जगह इसको नोट कर लो, ठीक है। जितना भी पीडीएफ है, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी डीपीपी हैं, जितने भी पीवाईक्यू हैं, सारे के सारे आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको सारा चीज अवेलेबल करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है सर, सबसे पहले जैसे ही वीडियो खत्म होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे सारथी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सारथी बैच के नाम से एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाना। उसमें तमाम सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें से अपने आप को भी एक मेंबर बना लेना, जिसमें से आपको हर समय आपको ये चीज पता चलते रहेगा, ये चीज उस पर शेड्यूल आते रहेगी, सर क्लास कब लगनी है, क्लास कौन सी लाइव होनी है ना, कब डाउट सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। डाउट सेक्शन तो उसे तो आप 24/7 कर सकते हो, लेकिन एक अलग से हमारे तरफ से भी डाउट सेक्शन आता है, तो उसमें भी आप एंगेज हो सकते हो, ठीक है। आपके लिए तो डाउट सेक्शन हमेशा के लिए पोर्टल खुला है 24/7, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारा चीज जितना भी अपडेट्स हैं, है ना, टाइम टेबल, एग्जाम, क्लासेस, ये सारा चीज आपको वहीं पे अवेलेबल कराई जाती है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और फिर अपनी तैयारी को और स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपनी पहली क्लास में, अपनी डेमो वाली क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।